नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद खतरे की तलवार 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर लटक रही है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट भी आ गया है। प्राइमरी शिक्षकों की ओर से अररिया की रहने वाली अर्चना कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एसएलपी दायर कर दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जी, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया है। अर्चना कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, एसएलपी दायर कर दी है। 72 पेज की एसएलपी है। वकील साहब, पढ़ा होगा आपने, क्या कुछ खास है इस एसएलपी में? देखिए, एसएलपी तो पिटीशन मात्र है जी। जो आर्टिकल 136 में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पटना हाई कोर्ट में जो केस हुआ था रीट पिटीशन 5053 में, उसमें जो पिटिशनर्स थे लगभग 129 थे और वो सभी डीएलएड वाले थे। उसमें बीएड वाले एक भी नहीं थे। डीएलएड वाले ने कहा कि हमारा जो 28/6 का जो 2018 का जो नोटिफिकेशन एनसीटी का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। तो जब 2818 को किया है और जो 11/7/2021 के राजस्थान वाले हाईकोर्ट को उसने कन्फर्म किया है, तो उसके बाद बिहार सरकार ने 2019 में जो निकाला था एडवर्टीजमेंट, उसकी रिजल्ट 2021 में जुलाई के बाद आई है। तो हमारा होना चाहिए था, हमारा नहीं हुआ है। तो उनके फेवर में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि नहीं साहब, इनका जो मेरिट लिस्ट में जो नीचे हैं और बिहार सरकार के पास मेरिट लिस्ट अभी भी उपलब्ध है, तो उस रीवर्क की वर्ड उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि जो डीएलएड वाले हैं उस नीचे वाले जो लोग हैं उनको ले लिया जाए। ये लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको निकाल दिया जाए, रीवर्क कहा कि इनको भी जो मेरिट लिस्ट अगर है, तो अगर मेरिट लिस्ट अगर ख़त्म हो गया, जो 2-3 साल हो गया तो क्या हट भी गया होगा उनके पास से, तो फिर फ्रेश बहाली उस सीट पर कर दिया जाए। ठीक है, यह यह भी है। उसमें एक चीज़ है, उसमें बीएड वाले नहीं थे। अब देखिए, अगर आप उसको ख़त्म करते हैं, क्वेस्ट सेट असाइड करते हैं, तो इंटरेस्ट किसका जा रहा है? इंटरेस्ट जा रहा है जो बीएड वाले काम कर रहे हैं लगभग 2 साल से, और वो अपने समय में जो उनकी बहाली हुई एज पर लॉ हुई, उसमें नियमावली उनके फेवर में थी। एनसीटी को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये बना और आर्टिकल 221A में जो बना, और बाद में राइट जो एक्ट बना 2009 में कंपलसरी एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन का जो बनाया है, उसमें उसको पावर दिया गया कि एनसीटी जो है वो उनके लिए नियमावली बनाएगी। उनको पावर दिया गया। वो दिन देयर राइट्स उन्होंने अपना पहले 2010 में दिया, फिर 2018 को उन्होंने कहा कि बीएड वाले भी आ सकते हैं। और ये बात तब आई जब सेंट्रल स्कूल टीचर की बहाली शुरू हुई, तो डीएलएड वाले नहीं मिल पा रहे थे कॉम्पिटेंसी। देखिए, मुख्य बात होती है कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर। यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा विषयांतरित होकर हम बता रहे हैं कि शिक्षक की क्वालिटी से ज़्यादा ध्यान दे दिया, जो डिग्री की वैल्यू है डिग्री पर दे दिया है। जबकि आप जानते हैं कि जो कोचिंग में जो टीचर्स आ रहे हैं, जहाँ बच्चों की भीड़ है और जहाँ लोग स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, बिहार के जो प्रिंसिपल से उनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ा था बीच में कि कोचिंग को दिन में बंद रखा जाए, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे क्यों जाते हैं वहाँ। ज़्यादा पैसा लग रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रहा है, गार्जियन को अधिक पैसा लग रहा है, लेकिन वहाँ शिक्षक की क्वालिटी बेटर है। वो बीएड और डीएड पर नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं शिक्षक पढ़ाने से नहीं पढ़ाने योग्यता पर जा रहे हैं। ये गए पढ़ाने की शैली पर, क्योंकि उनके सिलेबस में ये है और ये डीएलएड के मामला है, तो इसलिए डीएलएड ज़्यादा कोई कॉम्पिटेंट है 1 to 5 वाले के लिए, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा होता है। यद्यपि एक बात और भी दिया गया था, जो एनसीटी ने कहा था जो 28 जून 2018 वाले में, कि जो बीएड वाले आएंगे उनको 6 महीना का ब्रिज कोर्स दिया जाएगा। तीसरी बात इसमें आई थी रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग एंड प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की बात। कोई भी कानून जब बनता है और जब आप कोई इंस्टीट्यूट में कोई कानून बना दिया जो 28/2018 से था और आपने 11/8/2023 को उसको सेट असाइड किया, तो बैक से अगर लागू हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तब तो हेवॉक हो जाएगा। बिल्कुल। अब हमें बता दीजिए 1955 में जुलाई महीना में हिंदू मैरिज एक्ट आया। उसके पहले 2 शादी 3 शादी हिंदुओं में भी वैध शादी थी।
अवैध शादी नहीं थी। लेकिन दो जो जब हिंदू मैरिज एक्ट जब आया तो कहा कि नहीं, एक शादी से ऊपर करिएगा तो अवैध होगा, और उसको 494 में उसको पनिशेबल एक्ट बना दिया, यानी डाइवोर्स का ग्राउंड बना दिया उसको, दो शादी को। अगर उसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दीजिएगा तब तो जितने शादी पहले हुए और जितने लोगों के बाल बच्चे बहुत अवैध बच्चे, नाजायज बच्चे हो जाएंगे ना। तो कानून में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, एक सर्टेनिटी मेंटेन करने के लिए, कानून में एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करने के लिए इन बातों को प्रिंसिपल में ऑलरेडी पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव रेयरेस्ट देन रेयर सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, अधिकतर रूलिंग होती है प्रोस्पेक्टिव। अब चूंकि पटना हाई कोर्ट के पास बहुत ऑप्शंस नहीं था, पटना हाई कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई चूंकि उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट को ही कन्फर्म किया है जो जुलाई 2021 के डेट से है, तो हमारे हाथ अंडर आर्टिकल 141 बंधे हुए हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप उसी पर जाइए, उसको रीवर्क कर लीजिए। अब जो गए हैं, जो अर्चना कुमारी हैं, उनके पीछे और लोग भी होंगे। ये बीएड वाले, ये डीएलएड वाले नहीं, ये बीएड वाले जिनके अधिकार का हनन हुआ है, जो 2 साल से काम कर, जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। ये गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गए हैं, स्पेशल लीव पिटीशन में। जो उस एसएलपी में अर्चना कुमारी ने सबसे पहले तो हम ये जानना कि कौन सी प्रमुख बातें रखी? बातें वही हैं जो पटना हाई कोर्ट में रखी गई थी, उससे कोई अलग बात नहीं है। एक ही दो बात उसमें है, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रोलिंग होनी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ब्रिज कोर्ट्स का उन्होंने इग्नोर किया है। तीसरी बात कहा कि जो प्रणय सेठी एक राम शरण मोर्जा जजमेंट था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो सब यहाँ भी बातें रखी गई थी, वही सब बातें वहाँ भी रखी गई है। तो उस एसएलपी को आपने देखा है वकील साहब, क्या लगता है ये अर्चना कुमारी की एसएलपी मजबूत एसएलपी है या कमजोर एसएलपी है? देखिए, मजबूत कमजोर एसएलपी नहीं होती है जी, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। मैं आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी अंडर आर्टिकल 136 में प्लेनरी पावर है, दुनिया भर की शक्ति दी हुई है उसमें, और उनको अंडर आर्टिकल 142 में कोई भी ऑर्डर हो गया उसके बाद भी ऑर्डर देने का उनके पास पावर है, रिव्यू करने का पावर है। और दो बातें होती है, एक होता है लॉ और एक होता है जस्टिस। बहुत बात क्या होता है कि लॉ में हो सकता है कि सही हो, लेकिन न्याय उसके फेवर में नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं कोर्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इक्विटी एंड जस्टिस, न्याय के हित में यह बात नहीं होगी कि 22,000 लोग जो 2 साल से काम कर रहे हैं, नियमावली का अनुकूल उनकी बहाली हुई, उनको जो है सो आप रोड पर दरबदर कर देंगे, ये कहीं न कहीं इनह्यूमन होगा। तो लॉ और जस्टिस, कई बार लॉ फेवर में नहीं होता है, लेकिन जस्टिस उनके फेवर। जैसे जो ओलिगा टेली वाला केस है, जो वो जो वहाँ जो महाराष्ट्र का जो पेवमेंट ड्वेलर्स का केस था कि लोग वो फुटपाथ पर रहते थे, बारिश में उनको हटाया गया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, बारिश में मत हटाइए, पहले से गैर अगर उन ना भी रहे, ट्रेस पार भी हैं, तब भी उनकी व्यवस्था करिए, और बारिश के बाद उनकी व्यवस्था करके उनको हटाया जाएगी। वहाँ जस्टिस था। ठीक है, बिल्कुल। अब जस्टिस की बात हम इसलिए हम लोग बता रहे हैं, जैसे पेंशन मैटर में, पेंशन मैटर में कहता है कि अगर आप गलत कैलकुलेशन से या किसी भी कारण से गलत से किसी का पेंशन 10,000 है और 12,000 पेंशन आप देना शुरू कर रहे हैं, या 15,000 दे रहे हैं और गलती से दे रहे हैं, और आपको 10 साल के बाद या 5 साल के बाद 8 साल मालूम हुआ कि नहीं, गलत पेंशन चला गया 5,000, अब इसको हम रिकवरी करेंगे। अब जिस बुजुर्ग आदमी को मिल रहा है वो पेंशन पर ही आधारित है, उसका अगर पैसा पीछे से अगर आप काट लेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, उतना पैसा काटेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में कि भले ही वो गलत है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अब उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। दिस इज नॉट ए राइट, बट दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। राइट नहीं है, लेकिन जस्टिस है। क्या लगता है वकील साहब, इस एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एसएलपी एक्सेप्ट हो जाएगी और मामले में आगे देखिए बढ़ेगा मामला? क्या लगता है? एक्सेप्ट नहीं होता है, अलाउ होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 22,000 लोगों की लाइवलीहुड की बात है। 22,000, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी तो कौन देखेगी इस बात को? सुप्रीम कोर्ट तो देखेगी ही इस बात को कि 22,000 लोगों की नौकरी उस समय के नियमानुकूल बहाली हुई है। और एक बात यह भी है कि जिस समय निर्णय दी जा रही थी, चाहे पटना हाईकोर्ट में दी गई, उस समय इन लोगों को पार्टी तो नहीं बनाया गया था। तो नेचुरल जस्टिस कहता है जिसके ऊपर इसका गाज गिरने जा रहा है, जिसका अहित होने जा रहा है। देखिए, लाइवलीहुड आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 द्वारा गाइडेड होता है, ये फंडामेंटल राइट है।
सरकार ने किसी को दे दिया, सरकार का निर्णय ऐसा हो कि किसी की नौकरी हो जाए और 5 साल 10 साल के बाद किसी कहिए कि नियम खत्म हो गया, अब चलिए निकलिए बाहर होइए, तब तो हैवॉक हो जाएगा, एनार्की के स्टेट हो जाएगा। तो ये जो सर्टेनिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ इसको नहीं कहते हैं। कहीं न कहीं इसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहीं न कहीं इसमें टकरा रहा है आपस में। तो सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है कि जरूर ही सेंसिबली देखेगी, बहुत करेगी, तो इसको कहेगी जो रेट्रोस्पेक्टिव है न लागू किया जब से है तब से लागू किया जाए। और यहाँ तक कि जो पुराना जो जजमेंट है जो 11/8 को हुआ है, वो भी जजमेंट इस बात पर साइलेंट है कि कब से लागू होगा, वहाँ भी ऐसा। अच्छा, किस किस को पार्टी बनाया गया है वकील साहब? वो तो स्टेट ऑफ बिहार पार्टी बनेगी, साथ में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन होंगे वो बनेंगे, वही सब पार्टी बने हैं जितने लोग हैं, डायरेक्टर एजुकेशन होंगे। वो तो पार्टी तो जब भी बनेगी तो बिहार सरकार ही बनेगी, बिहार सरकार ही बनेगी। हाँ जी क्या जी, तो सबसे पहले तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि क्या लगता है, क्या 22,000 बीएड नियोजित शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी? देखिए, न्याय के हित में तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में जाएगी। इसलिए फेवर में जाएगी कि लाइवलीहुड की बात है, जीविका की बात है। साथ में अब जिनकी जीविका मान लीजिए कि जो इनका निर्णय पटना हाई कोर्ट से हुआ है, तो उनको रिवर्क करने के लिए कहा गया है, तो उनकी अलग बात है, लेकिन वो अभी ऑलरेडी जीविका अभी नहीं है जॉब में। बिल्कुल जी। ये 2 बरस से जॉब में है, काम कर रहे हैं। इनके एज ए टीचर पर, इनके क्वालिटी पर, कॉम्पिटेंसी पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं है। इनको जॉब से हटा देना 2 बरस काम करने के बाद, ये थोड़ा सा तुगलकी डिसीजन है, तुगलकी डिसीजन है। ये इस ढंग की बात समझ में नहीं आती है कि लाइवलीहुड की बात है। और इसमें यह बात जरूर कहना चाहिए था कि ठीक है, उनको भी बुला लीजिए, बीएड वालों को भी, उनका भी सुन लेते हैं पहले हम, उनकी बात को सुन के तब किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस बात को जाएगा। और मैंने जो एक बात कहा कि लॉ मान लीजिए उनके फेवर में हो, डीएलएड वाले के, तब भी न्याय नहीं कहता है कि उनको जो पहले से काम करें उनका भी हो जाए, अच्छी बात है, उनकी भी हो जाए। लेकिन जो निकाले जाएंगे 22,000 जो पहले से काम कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे परिवार का क्या होगा, उनके जीविका का क्या होगा, उनका फंडामेंटल राइट इसमें हैम्पर्ड हो रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट इन बातों को, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वहाँ एक से एक जीनियस एडवोकेट, जीनियस जस्टिस बैठे हुए हैं। वो केवल लॉ को, स्टैट्यूट और कानून से नहीं देखेंगे, वो जस्टिस को भी देखेंगे और लॉ को भी देखेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि लॉ अलग होता है और जस्टिस अलग होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।